नमस्कार, स्वागत है आपका देश दिन भर में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। जिस गांधी ने इस देश को अहिंसा का संदेश दिया, उसी गांधी के देश के एक हिस्से में सिर्फ अफवाह के नाम पर एक आदमी की हत्या कर दी जाती है। और बात यही नहीं रुकती, नेता सियासत करने से नहीं चूकते। राजधानी दिल्ली से महज 75 किलोमीटर दूरी पर यूपी के दादरी का बिसाड़ा गांव सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। पहले अफवाह से एक व्यक्ति की जान गई और अब इस पर ज्यादातर राजनीति दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिसाड़ा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही आरोप लगा दिया कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत की गई हत्या है। अफसोस इस बात का है कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए। इसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने गांव में पहुंचकर बिना प्रशासन की इजाजत के ही पंचायत कर डाली। हालांकि इस मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही है, लेकिन महेश शर्मा ने फिर दोहराया कि ये महज हादसा है। राजनीति करने वाले लोग जो इसे सुनियोजित घटना देने का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। ऐसे लोग न समाज के शुभचिंतक हैं, न देश के शुभचिंतक हैं। इसी बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दादरी कांड में शामिल गुनहगारों को सजा दिलाएगी। जो इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, वहीं कुछ लोगों के मन में गुस्सा है। इसी बीच एसडीएम जब गांव पहुंचे तो लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप था कि एसडीएम परिवार को धमका रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को तूल ना दे। बिसाड़ा गांव पहुंचे एसडीएम को विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के लोग एसडीएम राजेश सिंह की गाड़ी देखकर उसके सामने लेट गए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें गांव में नहीं आने दिया। विरोध के चलते एसडीएम को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि एसडीएम ने इखलाक के परिजनों को चुप रहने की धमकी दी है। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया वो बड़ा हर्टिंग है। वो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि जो भी इस परिवार से या बाहर का इनके लिए स्टेटमेंट देगा वो भुगतेगा। दूसरी तरफ एसडीएम ने दबाव डालने के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस पूरे मामले में खास बात यह है कि खुद पीड़ित इखलाक के परिजनों ने किसी भी तरह की धमकी मिलने से इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कौन लोग हैं जो एसडीएम का विरोध कर रहे हैं। देखो जी, ये पॉलिटिकल बातें तो हर जगह होती हैं। इन बातों से हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। किसी तरीके की नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, ना ही हम किसी को करें, नहीं, हमारे पास कोई धमकी नहीं है। गांव के मंदिर में बीजेपी नेता महेश शर्मा की जनसभा के बाद पूरे दादरी इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन की अनुमति के बिना गाँव में पंचायत या सभा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की है। एनआरएचएम घोटाले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने मायावती से पूछताछ की है। 10,000 करोड़ के एनआरएचएम घोटाले के दौरान मायावती मुख्यमंत्री थी। कहा जा रहा है कि मायावती उस वक्त मुख्यमंत्री थी जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अलग अलग किया गया। आरोप है कि इस विभाग को बांटा गया ताकि एनआरएचएम के धन को सीधे तौर पर परिवार कल्याण विभाग के अधीन लाया जा सके। इस विभाग के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिनके खिलाफ सीबीआई पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही मायावती ने एनआरएचएम में सीबीआई जांच पर बयान दिया था। मायावती ने कहा था कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई जांच कर रही है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जबान फिसलती जा रही है और इसी सिलसिले में आज महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव ने भी, उनकी भी जबान आज फिसली। बिहार के चुनाव प्रचार में बदजुबानी उफान पर है। इस बदजुबानी में सबसे आगे हैं आरजेडी के मुखिया लालू यादव। ये डाकू जो आके बोला यहाँ पर अमित शाह, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि अमित शाह नरभक्षी, गुजरात के मामले में ये नरभक्षी। प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही।
जिसका देश सम्मान करता था, और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि लालू ने अहिंसा के पुजारी बापू के जन्मदिन को भी नहीं बख्शा। गांधी जयंती के बहाने उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक अशोभनीय ट्वीट कर डाला। बापू के हत्यारे गोडसे को कौन पूछता है? आरएसएस को कौन पूछता है? बीजेपी को कौन चला रहा है? मोदी। तो हत्यारा कौन हुआ? सवाल है कि क्या लोकतंत्र में भाषा की कोई मर्यादा नहीं बची? क्या लालू की बदजुबानी से महागठबंधन का वोट बढ़ेगा? बापू हम शर्मिंदा है, आपका कातिल जिंदा। बापू हम शर्मिंदा है, आपका कातिल जिंदा। बापू हम शर्मिंदा है, आपका कातिल जिंदा। बिहार में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार की सरकार को अहंकारी कहा। बिहार में अपने आक्रामक प्रचार अभियान की शुरुआत बांका से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर किया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि बिहार में फांसीवाद, सामंतवाद, वंशवाद और अलगाववाद देखा है, लेकिन इस बार विकासवाद के नाम पर सबको एकजुट होने की जरूरत है। मुझे तो चिंता है कि मैं 1,65,000 करोड़ रुपया देने का तय करूं तो भी शायद इनका अहंकार इतना होगा वो तो घोषणा कर देंगे हमें नहीं चाहिए, मोदी का पैसा नहीं चाहिए। अरे ये पैसा मोदी का नहीं है, ये बिहार की जनता के हक का पैसा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर ट्वीट कर फिर एक बार हमला बोला। लालू प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, युवा रूठा, मोदी झूठा। पहले ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के नाम पर पीठ में खंजर घोंपा जा चुका है। बिहार में कौन युवा नेता है इनके पास, बताएं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी की रैली के बाद ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मोहन भागवत के आरक्षण पर हाल ही में दिए गए बयान के बाद बिहार में मोदी जी की पहली रैली में इस मामले पर उनकी चुप्पी लोगों की इस शंका को और बल देती है कि उनकी सरकार आरएसएस के दबाव में अभी चल रही आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी जिले के सिविल कोर्ट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। और वहीं समस्तीपुर में रैली में नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, ये कहकर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप नीतीश ने लगाए। जिनका वादा किया सब अपने बोल रहा अच्छा दिन, अरे अच्छा दिन तो आइए गया। भात दाल तरकारी में दाल गायब हो गया तो अच्छा दिन नहीं आया। 3 चीज को मिला के खाना पड़ता था, भात दाल तरकारी, और दाल गायब हो गया, चूल्हे में काम चल जा रहा। तरकारी भात खा लीजिए, मस्त रहिए, अच्छा दिन तो आ ही गया। इससे बढ़िया और कौन दिन आ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने की बजाय शुभकामनाएं दी। हम गांधी जयंती पे कहेंगे, लालू जी कह रहे। शास्त्री जी को आज श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए और इस पर शास्त्री जी के परिवार ने और कांग्रेस ने एतराज जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता की समाधि पर तो गए, लेकिन शास्त्री जी की समाधि पर नहीं गए। ये बात शास्त्री जी के परिजनों को नागवार गुजरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे कोई प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देते हैं, दिल से कोई चीज नहीं मानते हैं। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इसे पूर्व पीएम का अपमान बताया है। प्रधानमंत्री जी को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे जरूर उनकी समाधि पे जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ये कृत्य अत्यंत निंदनीय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गांधी जयंती के मौके पर ट्वीट करके केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि शास्त्री जी की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने गया तो पता चला कि केंद्र ने इस साल से शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए पैसा देना बंद कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार सुबह महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी थी। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है।
सबसे व्यस्त रहने वाले मेट्रो स्टेशन राजीव चौक में एक शख्स ने भीड़ भरे पूरे मेट्रो स्टेशन में खुद को देसी कट्टे से गोली मार ली। अभी फिलहाल युवक की हालत गंभीर है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार रात एक युवक ने खुद को कट्टे से गोली मार ली, वो भी तब जब पूरी दिल्ली की सुरक्षा CISF के कंधे पर है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की पहचान यूपी के रहने वाले शिवेश के तौर पर हुई है। उसके साथ उसकी बहन भी थी जो भाई के इरादों से अनजान थी। नहीं, मुझे नहीं पता। उसके आपने पास देखा तमंचा लेके आया? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे साथ चांदनी चौक से जब आप चले तो आपकी वहाँ चेकिंग हुई थी? हाँ, हुई थी। चेकिंग हुई थी? हाँ। तो वहाँ चेकिंग में कोई तमंचा वगैरह कुछ नहीं निकला? नहीं, वहाँ तो कुछ। वहीं शिवेश का कहना है कि वो सुरक्षा में चूक को लेकर लोगों का ध्यान खींचना चाहता था और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। इसी बीच CISF ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेट्रो स्टेशन पर लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। CISF के मुताबिक देशी कट्टा बहन के बैग में था और रिचार्ज काउंटर के पास बहन ने चेकिंग करा चुके अपने भाई को अपना बैग दे दिया। जो भी हो, इस घटना ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। मायानगरी मुंबई में गुरुवार रात एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। खार इलाके में मुंबई पुलिस ने छापा मारकर 6 हाई प्रोफाइल लड़कियों को साथ ही एक दलाल को पकड़ा। जमाने से अपना चेहरा छुपाती है वो हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं जिन पर मुंबई की चकाचौंध में हुस्न का बाजार लगाने का आरोप है। बीती रात मुंबई के खार इलाके में छापेमारी कर जिस फरोशी में शामिल 6 हाई प्रोफाइल लड़कियों के साथ उनके एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई इन लड़कियों में मराठी फिल्म अभिनेत्री भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने की डर से होटल की जगह फ्लैट से ही जिस फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था, अब सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी को 4 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश भर के ट्रांसपोर्टर्स गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एक दिन में 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और जिन ट्रक वालों ने अपने ट्रक्स आज चलाने की कोशिश की, हड़ताली ट्रक ड्राइवर ने उनके ट्रक्स के शीशे तोड़ दिए। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्टर नगर में देश को टोल मुक्त करने की ट्रांसपोर्टरों की मांग जारी है। कोई यूनियन के खिलाफ जाकर गाड़ी बाहर निकाल रहा है तो उसके साथ तोड़फोड़ की जा रही है, टायरों की हवा निकाली जा रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वो खुद पूरे देश का टोल सरकार को देने को तैयार है। इनका कहना है कि सरकार को देश भर से टोल टैक्स के रूप में 15,000 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलते, जबकि टोल टैक्स की वजह से लगने वाले जाम की वजह से उनका 90,000 करोड़ का डीजल बर्बाद हो रहा है। इन ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को ऑफर दिया है कि वो हर साल 20,000 करोड़ रुपए ले और पूरे देश को टोल फ्री कर दे, लेकिन सरकार इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। हम टोल देने के लिए तैयार हैं। ये गडकरी जी टोल नहीं दे रहे, इसमें क्या राज है? हमें ये नहीं समझ आ रही। हम उनको देना चाहते हैं और वो कुछ हमारे से लेना भी नहीं चाहते और हमारे को वो मतलब उल्टा कहते हैं, अभी हम टोल बंद नहीं करेंगे। हड़ताल से पहले ही दिन सरकार को 10,000 करोड़ और ट्रांसपोर्टर्स को 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अगर ये हड़ताल इसी तरह जारी रही तो जरूरी सामानों की किल्लत हो सकती है। सरकारी स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी कई NGOs, कई संस्थाएं इस चीज से जुड़ी हुई हैं ताकि ये जो अभियान है ये कामयाब हो सके। आइए इन प्रयासों पर एक नजर डालते हैं। हम अकेले ही चले थे जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी का सूत्र भी यही होगा कि भारत के नागरिक इसे स्वच्छ बनाने की ठान लेंगे। लोगों के मन में यही जज्बा जगाने के लिए कुछ भागीरथ प्रयास हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की स्लीप वेल की निदेशक नमिता गौतम से। हम चाहते हैं कि ये जो सफाई का अभियान है ये एक उत्सव की तरह मनाया जाए, एक बोझ की तरह नहीं। और इसके लिए हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करा है कि स्वच्छ का क्या मतलब है और भारत का क्या मतलब है। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो इसका कि उसके लोग भी साफ होने चाहिए, उसकी जगह साफ होनी चाहिए और उसकी चीजें साफ होनी चाहिए। दिल्ली राज्य की आबादी है तकरीबन 2 करोड़।
और हर दिन दिल्ली से 8,500 टन का कूड़ा निकलता है। अगर घरों से निकले इस कूड़े का हम कुछ लाभदायक वस्तु बना के इस्तेमाल करें तो कितना बेहतर हो। ऐसा ही एक नायाब आइडिया लेकर आई है डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव नाम की संस्था। हमने बात की संस्था की वाइस प्रेसिडेंट जीनत नियाजी से, जिन्होंने दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में ये अनोखी पहल की है। गैस सिलेंडर के साइज का एक आपका इक्विपमेंट है, प्लास्टिक का है। इसमें 2 हिस्से हैं। इसके अंदर हम रोज़ अपना घर का जो है कचरा फेंक सकते हैं और उसके साथ उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप सॉडस्ट उसको लेयर करते हैं, जिससे कि वो गीला कचरा थोड़ा सूख जाता है और उसमें बायो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल कीटाणु जो हैं वो उसकी कंपोस्टिंग में उसको मदद करते हैं। देश दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास।